पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया की तरह डायबिटीज़ गुर्दे के मर्ज की सबसे बड़ी वजह है। पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान डायबिटीज़ के हर 100 मरीजों में से 40 मरीज गुर्दे के मर्ज तक पहुंच जाते हैं और उनमें से कुछ एंड स्टेज किडनी डिजीज़ यानी कि ट्रांसप्लांट या डायलिसिस तक भी पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ गुर्दे के हर 100 मरीजों में से जो 45 या 50 मरीज होते हैं वो डायबिटीज़ की वजह से होते हैं। इन सब के बावजूद पाकिस्तान में डायबिटीज़ के मरीज गुर्दे के मर्ज होने के नॉलेज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताता चलूं कि डायबिटीज़ की वजह से जो गुर्दे का मर्ज होता है वो एक खास हद तक ट्रीटेबल है, रोका जा सकता है। जब वो लाइन क्रॉस हो जाए तो डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिजीज़ की कोई ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। अब वो क्या लाइनें हैं, वो क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो पिछले 10 साल में डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं, जिनको यूज़ करके हम इस मर्ज को दहाइयों तक रोक सकते हैं, और वो कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जो फ्यूचर में अवेलेबल होंगी जिन पर रिसर्च हो रही है। ये सारा टॉपिक है हमारा आज का। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसका फ्रॉम एक्सपर्ट कौंसा क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से, अपना घर वाले स्टूडियो से। डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिजीज़ पाकिस्तान में भी बाकी ममालिक की तरह सबसे कॉमन वजह है गुर्दे के मर्ज की, और इस मर्ज का प्रॉब्लम ये है कि बाकी अमराज की तो ट्रीटमेंट्स लेट स्टेज पे भी अवेलेबल होती हैं इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन की शक्ल में, लेकिन इस मर्ज में आपका क्रिएटिनिन अभी जस्ट नॉर्मल होता है 1/3 1/5, पर अगर आपका प्रोटीन यूरिया बहुत लंबी चौड़ी पुरानी गहरी पूर्ली कंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से बढ़ चुका है तो उसको रोकने के लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट जिसमें अभी तक की जो मेडिकेशन अवेलेबल हैं और क्या चीज़ें यूज़ करके अपने गुर्दे के मर्ज को आप बेहतर कर सकते हैं, और दूसरे पार्ट में फ्यूचर ट्रीटमेंट्स। पहले अभी की अवेलेबल ट्रीटमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो हमारे बेसिकली आप कह लें कि 2 मेन हिस्से हैं अभी की डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के। नंबर 1 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, या आप कह लें कि रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले आपने अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है। आपने अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, अपना वेट कंट्रोल करना है, आपने स्मोकिंग को बंद करना है, आपने पूरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है जो कि मैं सेपरेट वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपकी रेगुलर 30 से 60 मिनट की वॉक या एक्सरसाइज होनी चाहिए, आपकी 6 से 7 घंटे नींद होनी चाहिए, आपका हेल्दी खाना होना चाहिए, ना सिर्फ आपने अनहेल्दी नहीं खाना बल्कि उसको हेल्दी खाने से रिप्लेस करना है। इसी तरह आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, वर्क लाइफ बैलेंस, सोशल लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दवाइयों वाली साइड में हमारे पास इस वक्त तकरीबन 4 आप कह लें मेन ग्रुप हैं। पहला हमारा दहाइयों पुराना ग्रुप एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिनमें लिसिनोप्रिल, ज़ेस्ट्रिल वगैरह, लोसार्टन, वेलसार्टन आती हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स जैसे कि डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। नेक्स्ट हमारे पास आ गए मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें हमारी अभी की फिनरिनोन के नाम से दवाई अवेलेबल है। फिर चौथे नंबर पे हमारे GLP-1 एगोनिस्ट जैसे कि ओज़ेम्पिक और मोंजैरो वगैरह। अब कुछ रिसर्च हमें बता रही है कि हम इन दवाइयों को कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ फाइनल काम तो गुर्दे के मर्ज को बेहतर करने का ही करती हैं। इनमें से कुछ दवाइयों ने साबित किया है कि गुर्दे के मर्ज की बढ़ोतरी को ये 20, 30 और 40% तक कम कर देती हैं। प्रोटीन यूरिया 30 से 40% तक कम कर देती हैं, और अगर सही टाइम पे सही डोज में यूज़ किया जाए तो मे भी बिल्कुल नॉर्मल भी कर देती हैं प्रोटीन यूरिया को, और इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन अगर आपका प्रोटीन यूरिया 1 या 2 दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप 2 दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं, 3 दवाइयाँ एट द सेम टाइम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में से। और आगे इनमें रिसर्च हो रही है कि कौन से 2 या 3 ग्रुप्स अगर आप इकट्ठे करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं कंपेयर टू किसी एक ग्रुप के। मेरी प्रेफरेबली चॉइस होती है कि मैं एक ही मेडिसिन की मैक्सिमम डोज से प्रोटीन कंट्रोल करूं, और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं दूसरी दवाई ऐड करूं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो मैं तीसरी भी ऐड करता हूं, चौथी दवाई तक मैं यूजुअली नहीं जाता। और बाज़ औक़ात
हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ सिर्फ एक दवाई से ही इतना फ़र्क पड़ जाता है कि आपका प्रोटीन भी कंट्रोल हो जाता है, स्पेशली अगर वो मरीज़ अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर ले तो। जब आप इन दवाइयों को कंबाइन करते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी नोटिस किए गए हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखी गई हैं, उन पे अभी रिसर्च हो रही है। लेकिन इन शॉर्ट आपने एक दवाई से स्टार्ट करना होता है, उसकी मैक्सिमम डोज तक जाना होता है, फिर अगर दूसरी दवाई की ज़रूरत पड़े तो आप वो ऐड करते हैं। फ्यूचर में हमें रिसर्च बताएगी कि क्या एक दवाई की मैक्सिमम डोज ज़्यादा पावरफुल है या दो दवाइयों की मीडियम मुनासिब डोज ज़्यादा पावरफुल है, ये हमें फ्यूचर में पता चलता जाएगा। अब अगर आपका प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा हो गया है, आपकी डायबिटीज़ बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तानी स्टाइल में चल रही थी और आप कह रहे थे यार कुछ नहीं होंदा, एवें डॉक्टरां ने गल्लां बनाई दियां ने, कुछ भी नहीं होंदा, और आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आपकी गुर्दे की छन्नी, फिल्ट्रेशन यूनिट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलस इतना बेचारा पक गया है कि अब उससे प्रोटीन रुक ही नहीं रहा, तो आप उस स्टेज में एंटर हो गए हैं जब आपकी कोई दवाई काम नहीं करेगी। और अगर आप दवाई ऐड करेंगे, यही 4 दवाइयाँ अगर इनमें से आप कुछ ऐड करेंगे तो वो आपका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि गुर्दे के अंदर इतनी इन्फ्लेमेशन, इतनी सोजिश, इतनी खराबी हो चुकी है कि ये ऐसा ही होगा जैसे आप चलते प्रेशर वाले पानी वाले पाइप को बिल्कुल ब्लॉक कर दें और शायद वो पाइप फट ही जाए। अब इस सिचुएशन वाली किडनी के लिए भी तरीके या अद्वियात निकल रही हैं जिन पे रिसर्च हो रही है, उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं हमारे पास एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि आपके गुर्दे के अंदर इतना मीठा हो गया है, वैसे तो पूरी बॉडी के अंदर ये होता है लेकिन हम गुर्दे की बात करते हैं। गुर्दे के अंदर चीज़ें इतनी मीठी हो गई हैं जैसे आपके रसगुल्ले वाली उंगलियां होती हैं जिनसे आप कोई काम नहीं कर सकते, इसी तरह गुर्दे के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ें इतनी मीठी हो गई हैं जिनको हम एडवांस्ड ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स कहते हैं। आपकी हाई ब्लड शुगर की वजह से क्या वो कुछ काम ही नहीं कर रही, बल्कि अपने कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स पे एक्ट करके इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा रही हैं। इन एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं एज और इनके रिसेप्टर्स को हम कहते हैं रेज। अब इन दोनों की एंटी बनाई जा रही हैं कुछ अद्वियात, कुछ केमिकल जो एज को काउंटर करें या रेज को काउंटर करें, ताकि आपके गुर्दे के अंदर जो मीठा मीठा हो गया है उसकी इन्फ्लेमेशन थोड़ी कम हो जाए। फिर उसके बाद हमारे पास सिंपल इन चीज़ों की वजह से जो गुर्दे में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई है उस इन्फ्लेमेशन के केमिकल्स को, जिनको हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहते हैं, उनके खिलाफ भी कुछ दवाइयाँ होती हैं, उनको भी डेवलप करने की और डेवलप करके डायबिटीज़ रिलेटेड गुर्दे के मर्ज में यूज़ करके उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सक्सेस नहीं हुई। फिर जब ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स उन इन्फ्लेमेटरी सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं जिन्होंने वहाँ पे आके ये मीठा मवाद खाना होता है या ये इन्फ्लेमेशन सप्रेस करनी होती है और अल्टीमेटली वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं, उन सेल्स को आने से रोकने के लिए भी कुछ अद्वियात डेवलप हो रही हैं। उनके इतने औखे नाम हैं जो कि रसगुल्ले, गुलाब जामुन, गाजर के हलवे से बहुत मुश्किल हैं, इसलिए मैंने आपके सामने नहीं लेने। बहरहाल ये सारी दवाइयाँ डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, यही सारी इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस का प्रोसेस, इसको भी रिवर्स करने के लिए अद्वियात डेवलप हो रही हैं और इनमें से कुछ वो अद्वियात हैं जो एक्चुअली लिवर फाइब्रोसिस में यूज़ होती हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं। वो गुर्दे की फाइब्रोसिस के लिए भी यूज़ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई हातरहा फ़ायदा हमें देखने को नहीं मिला। लास्ट सेक्शन में हमारे पास आ जाता है स्टेम सेल। अच्छा, स्टेम सेल गुर्दे के मर्ज में मेरे ख्याल से बड़ी तेज़ी से रिसर्च हो रहा है। अभी तक कोई हमारे पास ख़ास रिजल्ट्स नहीं हैं, ना ही कोई ऐसी रिसर्च है जो कि आपको अप्रूव करा दे FDA से कि जिस स्टेम सेल ने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस पे मैं आपको बताता चलूँ कि भरपूर काम हो रहा है। कुछ छोटे लेवल पे 2, 3, 4 मरीज़ों के लेवल पे अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स भी हैं, लेकिन इस रिसर्च के कुछ अभी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये अप्रूव नहीं हो सकता या मार्केट में अभी नहीं आना, एक्सेप्ट कि आपके साथ कोई रंगबाजी करे। तो जब तक एक किसी बड़े लेवल पे ये रिसर्च नहीं हो जाती, ये अभी तक अप्रूव नहीं होगा। बहरहाल
इसके लिए हम एक सेपरेट एपिसोड करेंगे और स्टेम सेल की स्टडी करेंगे कि डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिजीज़ में ये रिसर्च कहाँ तक पहुँची है और फ्यूचर में ये हमारे लिए क्या प्रॉमिस रखती है। एपिसोड को हम समराइज़ करते हैं कि डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिजीज़ बहुत ही अहम है, ये बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। इसको अगर जल्दी प्रोटीन यूरिया से, एल्ब्यूमिन यूरिया से डिटेक्ट कर लिया जाए तो हम इसको बड़े अच्छे लेवल पे डायबिटीज़ रिवर्स करके नई दवाइयों से रोक सकते हैं, दहाइयों तक रोक सकते हैं, होने से बचा सकते हैं। अगर ये स्टेज क्रॉस हो जाए तो फिर हमारे पास डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिजीज़ की बेशक वो हाई क्रिएटिनिन की शक्ल में हो, बेशक वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिया की शक्ल में हो, हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उन ट्रीटमेंट्स पे, उन इन्फ्लेमेटरी जो डैमेजेस हैं उन पे काम हो रहा है, लेकिन अभी कोई खातरहा रिजल्ट हमें नहीं मिला। डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिजीज़ से आपके पास बेहतरीन सोल्यूशन है स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन करके उसके अच्छी ट्रीटमेंट। डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिजीज़, अगर आपको गुर्दे का मर्ज़ डायबिटीज़ की वजह से है, आपके घर में किसी ना किसी को डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे का मर्ज़ ज़रूर होगा, आपकी उसके बारे में क्या ओपिनियन थी, आप उसको कैसे देखते थे, आप क्या नई ट्रीटमेंट्स के इंतज़ार में हैं, क्या आप भी इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं कि एक ख़ास हद तक दवाइयों ने काम किया, उसके बाद आप रसगुल्ले खाते रहे, आपके पेरेंट्स रसगुल्ले खाते रहे, गुलाब जामुन खाते रहे कि कुछ नहीं होता और फिर वो हो गया जिसका डर था। तो आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। हमारी मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।